टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ये जो टॉपिक है वो रदरफोर्ड का ही कंसेप्ट है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं तुम्हें वो बताऊंगा, और कैसे पढ़ेंगे फिर बाद में करेंगे वो। मान लो हमने ले लिया हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की एक खास बात होती है, बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक ही शेल होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और ये रेडियस है r। ठीक है, अब बात यह है कि इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के टॉपिक के अंदर हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो हाइड्रोजन एटम का, तो वो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूमेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई एनर्जी होगी ही होगी। अब बिना एनर्जी तो हम भी काम नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हूं, तुम सारे यहां पर बैठे हो, मान लो ये स्कूल है, ये पूरा स्कूल है और ये स्कूल का क्लासरूम है, यहां पर टीचर है और तुम यहां पर बैठे हुए हो। तुम्हारी एनर्जी कुछ ना कुछ होती है, इसलिए तुम यहां पर बैठे हो, इसलिए तुम पढ़ रहे हो, और तुम मेरे से बाउंडेड हो। तुम मेरी परमिशन के बिना यहां से नहीं जा सकते, या तुम मैडम की या सर की, प्रिंसिपल सर की या किसी और मैनेजमेंट की बिना परमिशन के तुम स्कूल को ऐसे ही हाफ डे पे लीव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, उसके लिए तुम्हें परमिशन चाहिए, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तुम मेरे से बाउंडेड हो, तुम मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकते, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी होने का मतलब है कि मैंने तुम्हें एनर्जी दे दी और ज्यादा दे दी ताकि तुम यहां से निकल के बाहर जा सको। ठीक है, तो यहां पर भी न्यूक्लियस के पास दो तरीके की एनर्जी एसोसिएटेड होती है, एक होती है नेगेटिव एनर्जी, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर नेगेटिव एनर्जी है तो मान के चलना वो एनर्जी हमेशा इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घुमाएगी। ठीक है, उसको यहां से हटाएगी नहीं। मान लो इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी है -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो जो माइनस लग गया ना, माइनस का एक ही मतलब होगा कि वो नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन की बाउंडेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेट कर लिया इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, वो अपनी मर्जी से अपने शेल को छोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़े तो इसके लिए मुझे कम से कम प्लस 100 वोल्ट एनर्जी देनी ही पड़ेगी, कम से कम। इससे ज्यादा दो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल को नहीं छोड़ सकता। तो ये नेगेटिव एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए चाहिए होती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी अगर हम दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट वर्क फंक्शन करेगा और अपने शेल को छोड़ देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एक ऐसा टॉपिक है जो रदरफोर्ड ने रिप्रेजेंट किया था, और ये कहा था कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर घूमता रहता है उसकी एनर्जी या उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, और नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, वो अपनी मर्जी से अपने शेल को छोड़ नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़े तो जितनी इसके पास नेगेटिव एनर्जी है उतनी ही एनर्जी कम से कम मुझे पॉजिटिव में देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन अपने शेल से एक्साइट कर सके। ठीक है, एक तो ये कहानी है इसके पीछे, और दूसरी कहानी ये है कि ये जो एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। किसी और एटम के लिए रदरफोर्ड ने ये वाली चीज बताई ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बताई थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन एटम के लिए इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसी हाइड्रोजन एटम की इसी इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। उसके बाद दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे, वो आ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की या उस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, और वो टोटल एनर्जी आएगी नेगेटिव। और वो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर हाइड्रोजन एटम के केस में अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं ना, वो रदरफोर्ड ने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इसके बाद जो साइंटिस्ट आया था वो आया था बोहर। बोहर ने ऐसा ही काम दोबारा किया, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लेकर नहीं, इस दुनिया के हर एक एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग एटम के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर सिर्फ रदरफोर्ड ने किया। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हमने ले लिया एक हाइड्रोजन एटम, लेट कर लिया हाइड्रोजन एटम का ये एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये रेडियस है, वही चीज। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है प्लस का ही, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी जो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट किया था, क्या कि ये जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। यही बोला था ना मैंने। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। यही था रूल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इनटू में माइनस E डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, यही है, इज इक्वल टू यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। ठीक है। अब ये है फोर्स, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो वेक्टर का हम क्या ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो ये चीज क्या बन गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू प्लस का E माइनस का E खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यही होगा। R से R कैंसिल हो गया, क्या बचा इस साइड बचा mv स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है। mv स्क्वायर मिल गया, हमें तो चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या करें, दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और वो भी किसकी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की एक शेल की इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो ये चीज तुम्हें स्पेशली याद रखनी है, स्पेशली फॉर्मूला ये कि अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं और उसके एक इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर तो होता ही होता है, जो कि किसके बराबर होगा, E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी भी हम कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ये बताया हुआ फॉर्मूला है, कल भी बताया था, पीछे भी आया था, वर्डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। वही बात है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले के अंदर तुम्हें वैल्यू रखनी आनी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पजलिंग टाइप का एक फॉर्मूला होता है। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ये पोटेंशियल कौन सा है, ये पोटेंशियल है सरफेस के ऊपर इस न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है। और सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इस न्यूक्लियस की वजह से पोटेंशियल होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E डिवाइडेड बाई r। यही होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E डिवाइडेड बाई r। ये है पोटेंशियल किसी भी सरफेस वाले पॉइंट के ऊपर, और वो भी किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। इनटू में चार्ज। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो चार्ज है ना, ये वो चार्ज है जो हम मूव करवा रहे हैं, और मूव कौन सा चार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस की। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे पोटेंशियल इनटू में चार्ज, तो सोच समझ के यूज करना है, सोच समझ के कि ये पोटेंशियल कहां है, किसकी वजह से है, और ये चार्ज कौन सा है। ये चार्ज तो है मूविंग चार्ज जो हम मूव करवा रहे हैं, और ये पोटेंशियल है सरफेस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, वो भी न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है। अब यहां पर हम इसका मैग्नीट्यूड लेकर माइनस का प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो इसको एज इट इज ही रखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 और इस काइनेटिक एनर्जी को हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से निकलता है। एनसीईआरटी के 2 या 3 क्वेश्चन यहां से होने वाले हैं। तुम बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का दुगना है या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का दुगना है? काइनेटिक एनर्जी तो ये है ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक तो दोनों में माइनस का फर्क है। तुम मुझे माइनस का फर्क मत देखो एक बार, तुम सिर्फ इतना देखकर बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का दुगना है या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का दुगना है? सोच के बताओ। यहां पर 8 है, नीचे 8 है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का दुगना है या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का दुगना है? सर काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का दुगना है। पक्का? यही है। चलो देखते हैं। मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बारे में एक बार कमेंट करो, ये सही हो सकता है गलत हो सकता है? देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही है, इज इक्वल टू ये -2 एज इट इज इंटू काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही है। यहां पर ये 2 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 4। तो ये माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो क्या हम ये टर्म वैलिड कर सकते हैं क्या? अगर तुम ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का आधा होता है, आधा। ध्यान से सोचो, मैथमेटिकली सोचो इसको और पता चल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद रख लो इस बात को, ठीक है। एक तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। कौन सा बन गया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई, हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने यू से लिख दिया, जो कि किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही है। तो यहां पे इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ऊपर बचेगा ई स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे टोटल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये होती है हाइड्रोजन एटम, आई रिपीट, हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। तुम्हें 3 टर्म्स याद रखनी है जनरली। एक तो काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम के केस में कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है हाइड्रोजन एटम के केस में। ये 3 टर्म तुम्हें याद रखनी है। अब यहां से वही क्वेश्चन दोबारा उठता है कि जो टोटल एनर्जी है इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव है, और ये नेगेटिव क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से बाउंडेड है। बस ये चीज बहुत बारी पेपर में आई है और आ भी सकती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, और इसी बाउंडेडनेस को दिखाता है ये नेगेटिव। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना हो तो मुझे इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, वो भी पॉजिटिव में।
ये बात है, क्लियर है। और ये जो फॉर्मूला है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आधा मिनट है, इसको देखो। इसके बाद हम करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। यहां पे सारी रदरफोर्ड की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, वहां से न्यूक्लियस की खोज की, वहां से फिर उसकी लिमिटेशंस भी निकल के आई। उसने ये कंसेप्ट भी दिया, लिमिटेशंस क्यों आई, कैसे आई और उसको दूर किसने किया, अब हम वो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आधा मिनट इसको देखो एक बार। क्लियर है। उसके बाद है बोहर मॉडल ऑफ एटम। एटम का जो मॉडल है वो रदरफोर्ड ने दिया, वहां से लिमिटेशंस आई, उन लिमिटेशंस को दूर किसने किया, बोहर ने। बोहर ने ये कभी नहीं कहा कि रदरफोर्ड गलत है। रदरफोर्ड की सारी थ्योरी बिल्कुल सही है, A to Z। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, रदरफोर्ड एक पर्टिकुलर बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और कौन सी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अब मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। जो मेन बात थी वो ये थी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो कोरेस्पोंडिंग सेल होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी बदौलत वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। क्वेश्चन ये उठा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो चारों तरफ घूमेगा तो सर्कुलर मोशन होगा, और ऐसा सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो यहां से हमेशा एनर्जी तो निकलनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि चार्ज जहां जहां जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगा वैसे वैसे हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। और ये मैं नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड क्लासिकल थ्योरी कहती है, जो कि फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर निकलती है और लगातार अगर निकलती है तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की टाइम के बढ़ने के साथ साथ एनर्जी कम होती जा रही है। जब इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो इस टाइम इसको अपने शेल को छोटे से छोटा करना चाहिए, और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये लिमिटेशन वो समझा नहीं पाया। ठीक है, मेन लिमिटेशन ये थी। एक लिमिटेशन मैंने तुम्हें कल भी लिखवाई थी। अब इस चीज को समझाने के लिए बोहर ने अपने मॉडल का वो किया। अब क्या है इसके अंदर, बोहर के अंदर, अब हम वो देखते हैं। दोबारा बता रहा हूं, बोहर ने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो रदरफोर्ड ने बताई हो। रदरफोर्ड ने जो भी बातें बताई बोहर उससे सेटिस्फाई था। तो बोहर के अंदर 3-4 पोस्टुलेट्स आते हैं। तो बोहर का जो पहला पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट, वो सेम टू सेम है जो रदरफोर्ड ने कहा था। क्या कहा था रदरफोर्ड ने, मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो है Z, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एटम है, और ये वैलेंस सेल है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक रेडियस है। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन एटम की ही बात की जाए। हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट सिर्फ रदरफोर्ड ने लिया था। बोहर ने तो कोई भी रैंडम एटम की बात की थी। गोल्ड न्यूक्लियस लगा लो, हीलियम न्यूक्लियस लगा लो, या कोई और न्यूक्लियस लगा लो। ठीक है, तो यही फर्क है रदरफोर्ड और बोहर में। रदरफोर्ड ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लेकर एक्सपेरिमेंट किए, बोहर ने सारे एटम्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किए।
इसलिए मैं यहां पर एक प्रोटॉन नहीं मानता। अगर मैं एक प्रोटॉन मानता हूं तो इसका मतलब ये कौन सा एटम हुआ, हाइड्रोजन एटम। मैं यहां पर जो चार्ज है उसको Z ही मानता हूं। Z की वैल्यू तो एटॉमिक नंबर होती है, वो डिपेंड करता है कि एटम किसका है, उसी के हिसाब से Z की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, अब यहां पे बोहर का पहला पोस्टुलेट और रदरफोर्ड एटम मॉडल की पहली लाइन बराबर है। बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ बाउंडेड नेगेटिव एनर्जी के साथ उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी, ये बात बोहर ने बताई पहले पोस्टुलेट के अंदर। क्लियर सारी बातें। अब यहां पर इन दोनों के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इनटू में -E डिवाइडेड बाय R², और वही इस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हम यहां से इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। कई बार क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K पुट कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। K ZE इनटू में E, ये हो जाएगा ZE² डिवाइडेड बाई R² इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई R। क्या ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी? रदरफोर्ड के लिए तो Z की वैल्यू हमेशा क्या थी, 1। हाइड्रोजन एटम के लिए बात की थी तो वही थी E² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इज इक्वल टू mv² बाई R। बस बोहर ने एक रैंडम एटम ले लिया कोई भी, जिसके लिए Z एक एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं Z की वैल्यू 1, हीलियम के लिए बात करते हैं Z की वैल्यू 2, किसी और के लिए बात करते हैं उसी के अकॉर्डिंग Z की वैल्यू आ जाएगी। ये है बोहर का पहला पोस्टुलेट। ठीक है, बोहर के पहले पोस्टुलेट के अंदर उसने एक बात एक्सप्लेन की थी, और वो जो बात एक्सप्लेन की थी ना, वो रदरफोर्ड की एक लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को भी दूर किया था। अब ये जो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, और बोहर ने ऐसे ऑर्बिट को एक नाम दिया था, ऐसे ऑर्बिट को नाम दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। और इसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कई तरीके से एक्सेलरेट कर सकता है, कई तरीके से। एक्सेलरेशन का पहला टाइप क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी चीज के अराउंड अगर घूमता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये तो है ही है, लेकिन जो दूसरे टाइप का जो एक्सेलरेटेड मोशन है वो क्या है, यहां पर मान लो एनर्जी शेल है, ये है एनर्जी शेल, ठीक है, जिसको हम लोअर एनर्जी लेवल बोलते हैं, और ये है एनर्जी शेल, इसको हम हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं। अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर वो ज्यादा देर तक रह नहीं सकते, वो रहते हैं 10⁻⁻8 सेकंड तक, उसके बाद उसको नीचे ही आना पड़ेगा। यानी पहले तो नीचे थे, एनर्जी मिली, वो ऊपर गए, ऊपर वो ज्यादा देर तक रह नहीं पाए, वहां पर रहते हैं 10⁻⁻8 सेकंड तक, उसके बाद वो दोबारा नीचे आता है। जब वो दोबारा नीचे आता है ना, तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ के आते हैं। तो यहां पे दो थ्योरी बताई है मैंने, दो तरीके के एक्सेलरेशन बताए हैं। एक तो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात क्या बताई कि एक होता है लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट, और एक होता है हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट के ऊपर रहते हैं, लेकिन जैसे उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है वो वहां पर रह नहीं सकते, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर चले गए, गोल गोल नहीं घूम रहे, वो नीचे से ऊपर चले गए। लेकिन एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, वो वहां पर होते हैं सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड तक, फिर उसको नीचे आना होता है, फिर एनर्जी लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एनर्जी लेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा।
मतलब एक मोशन ऐसे भी हो रहा है। बोहर ने यही कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलरेट होता है तो उस टाइम वो कभी भी एनर्जी नहीं निकाल सकता, कभी भी नहीं निकाल सकता, बेशक उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हो। और हमें यह भी पता है कि एक्सेलरेटेड मोशन इलेक्ट्रॉन का अगर होता है तो ईएम वेव निकलती है। लेकिन बोहर ने यह बात रखी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट के अंदर अगर सर्कुलेट करता है और उसका मोशन अगर एक्सेलरेटेड होता है तो ऐसा पर्टिकुलर एक्सेलरेटेड मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं निकाल सकता। ठीक है, अगर ऐसा एक्सेलरेटेड मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं निकाल सकता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूम रहा है। ठीक है, मान लो इसकी एनर्जी है -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये चाहे 50 चक्कर लगा ले, 500 लगा ले, 5000 लगा ले या 5 लाख चक्कर लगा ले, उसकी एनर्जी रहेगी कांस्टेंट, जितनी थी उतनी ही रहेगी। इसलिए हम ऐसे ऑर्बिट को कांस्टेंट एनर्जी वाले ऑर्बिट बोलते हैं या फिर बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है और अगर इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी नहीं निकाल रहा तो एनर्जी निकलेगी कब? एनर्जी तब निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के किसी और शेल में जाएगा या अपने एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा और फिर वो नीचे आएगा। मतलब इस तरीके का जो मोशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो भी तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं। और ये रियलिटी है, ये तुम 5th यूनिट के अंदर भी पढ़ने वाले हो कि इलेक्ट्रॉन यहां था, इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, फिर यहां आ गया, ये वेव निकली। ये रियलिटी है और ये चीज फेक है कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगा तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड जरूर होगा, लेकिन ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन कभी भी ईएम वेव को जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बात ये निकल के आई कि रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बोहर ने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया अपने तरीके से। तो इसलिए ऐसे जो ऑर्बिट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसे ऑर्बिट को हम बोलते हैं बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर है? या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं वो सेल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी भी हो नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी। वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा किसी भी तरीके से। एनर्जी लॉस कब होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के कहीं और जाएगा, तब लॉस होगी। क्लियर है सारी बातें? उसके बाद बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। बोहर का सेकंड पोस्टुलेट बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री के अंदर तुम पढ़ चुके हो। मान लो ये कोई भी मैंने एक एटम बना दिया, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये nth सेल है। इस तरीके से मैंने एक एटम ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होते हैं, लेट कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो तुम बताओ उसका लीनियर मोमेंटम होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई भी चीज स्ट्रेट पाथ में अगर जा रही होती है तो उसका मास होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज अगर सर्कुलेट कर रही है तो उसका मास होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, और जहां पर वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है उसका एक रेडियस होगा। तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होगा ही होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है पहले शेल का, ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम है। अगर ये आउटरमोस्ट सेल की अगर हम बात करें, इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक एंगुलर मोमेंटम है। तो बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के अंदर यही बात क्लियर होती है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, चाहे वो किसी भी शेल का हो, चाहे इनर सेल का हो, चाहे मीडियोकर शेल का हो या बाहर वाले शेल का हो, अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होगा ही होगा। और बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के अंदर ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होता है उसका फॉर्मूला एमवीआर तो होता ही है, वो होता है h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। ये चीज केमिस्ट्री में आती है कि किसी भी शेल के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब ये पहला शेल का पहला इलेक्ट्रॉन है,
अगर पहले शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर मैं निकालना चाहता हूं तो n की वैल्यू को मैं 1 पुट कर दूंगा, कितना आ जाएगा h/2π। यह है पहले शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। मान लो ये पांचवा सेल है, पांचवा सेल के एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर मैं देखना चाहता हूं तो n की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा 5। तो पांचवें सेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा 5h/2π। क्लियर है? तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट यही है कि इलेक्ट्रॉन्स चाहे कहीं हो कैसे ही हो, अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होता है और वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, फिजिक्स में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। अब जिसका रोल है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, अब वो है तीसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट वैसे तो मैं तुम्हें बता चुका हूं लेकिन अब दोबारा बता रहा हूं। थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक केमिस्ट्री के हिसाब से, एक फिजिक्स के हिसाब से। पहले वो बता रहा हूं जो फिजिक्स के अंदर है। मान लो कि कोई भी एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस है, यह है पहला शेल, यह है दूसरा शेल, यह है तीसरा शेल और यह है चौथा शेल। 4 शेल बना दिए मैंने। इसको मैंने बोल दिया n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो है n = 1 पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी कोई ना कोई एनर्जी भी तो होगी ना। लेट कर लिया, उसकी एनर्जी कितनी है E1। उसके बाद मैं इस इलेक्ट्रॉन को देता हूं एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता हूं। अब उस एनर्जी को लेकर वो यहां पर ही वाइब्रेट करेगा अपने शेल पे। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देता हूं तो क्या पता ये शेल को छोड़ के चला जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता हूं तो ये अपने शेल से दूसरे शेल के अंदर जरूर चला जाएगा। लेट कर लिया, मैं इसको जो एनर्जी दे रहा हूं वो दे रहा हूं hν, फोटोन की फॉर्म में दूंगा और फोटोन की एनर्जी hν होती है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी को गेन करने के बाद वो अपने शेल के अंदर तो नहीं रह सकता क्योंकि अनस्टेबल हो गया, उसको अपने शेल को छोड़ के दूसरे शेल के अंदर जाना पड़ेगा, अपर शेल के अंदर। जब वो अपर शेल के अंदर गया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई E2। पहले एनर्जी कम थी E1, वो स्टेबल था, अब वो लगातार एनर्जी ले रहा है, एनर्जी हो गई E2। E2 एनर्जी के साथ वो अपने शेल के अंदर स्टेबल नहीं है तो वो छोड़ के दूसरे शेल के अंदर चला गया। मतलब इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, कहीं से कहीं चला जाना। ठीक है, और इसी के ऊपर है न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पेपर के अंदर आता है और इसी के ऊपर ही तुम्हें कंसेप्ट करने मैक्सिमम से मैक्सिमम। 8th यूनिट के ए पार्ट के अंदर तो ये है ट्रांजिशंस और उसके न्यूमेरिकल्स। 8th यूनिट का जो बी पार्ट होगा ना उसके अंदर है रेडियो एक्टिविटी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है, उसके बाद उसको नीचे आना ही पड़ता है। जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी को छोड़ के वापस नीचे आएगा। जब वो एनर्जी को छोड़ेगा ना, वो उतनी एनर्जी को छोड़ेगा जितनी एनर्जी को वो लेकर ऊपर गया था। तो इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है E2 - E1, वो उतनी ही एनर्जी है जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं बोहर का थर्ड पोस्टुलेट। मान लो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर है, वो चला गया 5वें शेल के अंदर, तो बताओ कितनी एनर्जी को लेकर गया। तो तुम क्या करोगे, E5 में से E2 को माइनस कर दोगे, वो अमाउंट ऑफ वो एनर्जी आ जाएगी जो वो इलेक्ट्रॉन लेकर ऊपर गया था। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है और इलेक्ट्रॉन चला गया 5वें शेल के अंदर, तो बताओ कितनी एनर्जी को लेकर गया। तो तुम देख लो 5वें शेल के अंदर कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, फिर तुम देख लो पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है। 5वें शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में से पहले शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को माइनस कर दो, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी जितनी वो लेकर ऊपर गया था। क्लियर? एक तो ये। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है और कुछ एनर्जी उसने ली और वो 5वें शेल के अंदर चला गया, तो तुम बताओ कि जब वो वापस अपने शेल के अंदर आएगा तो कितनी एनर्जी को छोड़ के आएगा। उसका निकालने का तरीका भी यही है, E5 - E1 = समथिंग। ठीक है, तो दो बातें बताइए मैंने। पहली बात, पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो चला गया एनर्जी को लेकर तीसरे शेल के अंदर, तो बताओ कितनी एनर्जी को लेकर गया। उसको निकालने का टेक्निक ये है। दूसरा क्या है, अगर पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है
और वो तीसरे शेल के अंदर चला गया, तो बताओ जब वो वापस आएगा तो कितनी एनर्जी को छोड़ के आएगा? उतनी एनर्जी को छोड़ के आएगा जितनी लेकर गया था। तो उसको निकालने का टेक्निक भी यही है। पता चला? कोई डाउट यहां तक? ये तो हो गया शेल के हिसाब से। अब हम इसके एनर्जी लेवल्स के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। कोई भी जो शेल होता है उसके कोरेस्पॉन्डिंग होता है एनर्जी लेवल। मान लो दो एनर्जी लेवल है, 1 2, इसको हम हमेशा लोअर एनर्जी लेवल बोलते हैं, लोअर एनर्जी लेवल। कई बार हम इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। उसके बाद बात आती है अपर एनर्जी लेवल की, इसको हम बोलते हैं अपर एनर्जी लेवल। अपर एनर्जी लेवल को हम एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हमेशा जरूरी नहीं कि ग्राउंड का ही हो, इलेक्ट्रॉन जहां पर इनिशियली एग्जिस्ट करता है वो उसका ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा वो उसका एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है? अब तो मेरी इस बात का जवाब देना, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पहले शेल के अंदर है, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर चला गया, तो ये दूसरा एक्साइटेड स्टेट होगा या पहला एक्साइटेड स्टेट होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, ये याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है और वो तीसरे शेल के अंदर चला गया, तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा या सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा। ठीक है? एक्साइटेड स्टेट का मतलब जंप करके वो कहां गया है? पहली बार में वो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दूसरी बार में कहां गया है? वो है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम से मिनिमम एनर्जी मिलती है तो वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक ही जाएगा, क्योंकि इसको एनर्जी हम मिनिमम दे रहे हैं। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैक्सिमम एनर्जी अगर मिल रही है तो हो सकता है वो ग्राउंड स्टेट से बाहर भी निकल जाए। वो डिपेंड करता है कि हम उसको एनर्जी दे कितनी रहे हैं, उसी हिसाब से वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, उसी हिसाब से वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, उसी हिसाब से। ठीक है? तो वही बात है, किसी भी शेल के कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स होता है, एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड स्टेट। इसके बारे में हम परसों पढ़ने वाले हैं। वैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, वो अपने लोअर से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है? यहां से मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, और एनर्जी कितनी दे रहा हूं? E1। लेट कर लिया इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है? E1। ठीक है? जब वो अपनी इनिशियल एनर्जी E1 के साथ होता है तो ये अपने शेल के अंदर या अपने एनर्जी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन मैं अब बाहरी एनर्जी इसको दे रहा हूं और ये एनर्जी को गेन कर रहा है। एनर्जी को गेन कर लेगा तो अब ये यहां पर स्टेबल नहीं रह सकता, वो अपने ही शेल के अंदर या अपने एनर्जी लेवल के अंदर रहकर वाइब्रेट करेगा कुछ देर तक। उसके बाद वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऊपर चला जाएगा, और वो भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। हो सकता है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो सकता है ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो सकता है ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो। वो डिपेंड करता है हम उसको एनर्जी कितनी दे रहे हैं। अगर हम इसको एनर्जी देंगे मिनिमम तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक ही हो जाएगा। अगर हम इसको एनर्जी देंगे और ज्यादा तो हो सकता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे वो चला जाए। और अगर मैं इसको एनर्जी और ज्यादा दूंगा, मैक्सिमम दूंगा, हो सकता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट को भी पार करके किसी और एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो चला जाए। ठीक है? तो लेट कर लिया, यहां पर उसकी एनर्जी कितनी हो गई? E2। तो यहां पर भी वही रूल है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू He। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितनी एनर्जी लेकर ऊपर गया, तो E2 माइनस E1। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी एनर्जी को छोड़ के आएगा, तो भी E2 माइनस E1। जितनी एनर्जी वो लेकर जाएगा उतनी एनर्जी को वो छोड़ के आएगा। ठीक है? एनर्जी के साथ वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। और वो यहां पर कितनी देर तक रुकता है? 10 टू द पावर -8 सेकेंड तक। क्लियर है? ये था बोहर का थर्ड पोस्टुलेट। अब सारी कहानी घूम फिर के बोहर के मॉडल के ऊपर आ जाती है। अब 3 बातें हैं, 3 फॉर्मूले हैं, और वो तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। मान लो ये किसी भी एक एटम का न्यूक्लियस है, किसी भी एक एटम का, हो सकता है यूरेनियम का एटम हो सकता है हीलियम का हो सकता है कार्बन का हो, डजंट मैटर। ये है उस एटम का आउटर मोस्ट शेल, और ये है रेडियस, और ये है इलेक्ट्रॉन जो कि घूम रहे हैं। ठीक है? अब बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे
तो वो एक कांस्टेंट नेगेटिव एनर्जी के साथ घूमेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसलिए ऐसे ऑर्बिट को उसने एक स्पेशल नाम दिया। इसके दो नाम हैं, एक तो हम इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, या फिर इसको बोला जाता है बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। दोनों ही नाम है। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर शेल के चारों तरफ घूमेंगे तो उनकी एनर्जी कांस्टेंट है, वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट नहीं कर सकते, बेशक वो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों ना हो। ठीक है, अब तीन कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि इस बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस क्या है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट का नंबर 1 रेडियस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी, बुक के अंदर गिवन है लेकिन करनी नहीं है। दूसरा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो घूम रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है। तो तीसरी बात है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन फॉर्मूले और तीनों के बीच में रिलेशंस वो तुम्हें याद रखना है। तो सबसे पहले बात आती है बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, और इसका रेडियस याद रखना है क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में इस रेडियस का यूज होगा। और इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रेडियस का। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ सेल, कौन सा सेल, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। ठीक है, h स्क्वायर, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, z का मतलब होता है 1/4, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है कि हमने किस एटम की बात की हुई है, उसी के हिसाब से। E का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हीलियम एटम की बात करें तो Z की वैल्यू 2। वो डिपेंड करता है कि हम किस एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस। और ये याद रखना है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा, आने वाले टॉपिक के अंदर हम r की वैल्यू को पुट करेंगे। बस यहां से एक बात तुम्हें याद रखनी है कि जो रेडियस है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के। इसका क्या मतलब है, एक तो तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। और दूसरी बात, अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट करता हूं तो हम कौन सी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, पहले शेल की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट कर लिया n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो पहला शेल, ये मान लिया n की वैल्यू 1, तो ये पहला शेल, पहले शेल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो यहां पर रेडियस हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दूसरे शेल की बात करते हैं, मान लो ये दूसरा शेल है और इस दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है 2। अब हम दूसरे शेल की बात करेंगे तो उसका रेडियस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, चाहे वो थोड़ा बढ़े चाहे ज्यादा बढ़े। तो n की वैल्यू को अब 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब हम n की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, n की वैल्यू को 3 पुट करने का मतलब है तीसरा सेल, तीसरा सेल का रेडियस और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब हम n की वैल्यू को 4 पुट करते हैं, लेट कर लिया ये n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू 4 है तो मतलब चौथा सेल, चौथा सेल का रेडियस और ज्यादा बड़ा हो गया, कितना हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो रेडियस है वो किस रेशियो में बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, यानी 1:4:9:16। इस रेशियो के अंदर हमेशा बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियसेस बढ़ रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, n की वैल्यू को पुट करते जाओ, रेडियस का रेशियो निकालते चलो, याद रख लोगे। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर अगर घूमता है
तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है और उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, वो सीधा फॉर्मूला है, वो तुम्हें याद रखना है। मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पे, वेलोसिटी होती है 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच, और फ्रीक्वेंसी होती है के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच आर। ये दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले तुम्हें ढंग से याद रखने हैं। वेलोसिटी 2 पाई के स्क्वायर बाई एन एच, एन का मतलब तो वही नंबर ऑफ सेल, कौन से सेल की बात कर रहा हूं, कौन से सेल की इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां पर भी यहां पर भी। आर का मतलब यहां पर रेडियस है शेल का, 2 पाई कांस्टेंट है, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, एक तो फॉर्मूले याद रखते हैं। दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है इसके अंदर कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनवर्सली बिहेव करेगा एन की, पहली बात। और दूसरी बात इसके अंदर जो याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो भी इनवर्सली बिहेव करेगी किसके, एन के। और ये होता है एक्चुअली में। अब यहां पे मैंने बहुत सारे शेल बना रखे हैं, यह है पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। एक तो हम पहले शेल की इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक हम दूसरे शेल की इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कौन से शेल में ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी, फर्स्ट में ज्यादा होगी। इसके पीछे रीजंस हैं, रीजन बाद में बताऊंगा, पहले ये बात समझा रहा हूं। एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उस एन के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक तो है हम बात करते हैं पहले शेल की, एन की वैल्यू 1, एक हम बात करते हैं आखिरी शेल की, एन की वैल्यू 4। एन की वैल्यू 1 है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि एन कम है। ठीक है, अब एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है तो ज्यादा है, तो वी की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी चौथे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो कम से कम वेलोसिटी के साथ घूमेगा। यहां से तो ये बात पता चलती है। ठीक है, यहां से क्या बात पता चलती है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एन के इनवर्सली है। एन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब तुम मुझे बताओ, ये न्यूक्लियस है, एक तो है n इज इक्वल टू 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन, और एक है n इज इक्वल टू 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन। हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि पहले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत हाई है, और हमें यह भी पता है कि चौथे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत लो है। तुम बताओ एक सेकंड के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा चक्कर काटेगा, पहले सेल का इलेक्ट्रॉन या चौथे सेल का इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड है वो ज्यादा होगा। हो सकता है पहले सेल का इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के अंदर 100 चक्कर काट जाए, लेकिन 100 चक्कर ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं काट सकता। एक तो इसका रेडियस ज्यादा हो गया, एक इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कम हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई, इसकी और कम हो गई, इसकी और कम हो गई। फ्रीक्वेंसी उसी की ज्यादा होगी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, जिसका ऑर्बिट का रेडियस कम हो। और फ्रीक्वेंसी उसी की कम होगी इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन जहां पर घूम रहा है उसका रेडियस कम हो, और वहां पर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन उस एटम का जो रेडियस है वो ज्यादा हो, और उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कम हो। ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बनाना आना चाहिए तुम्हें। एक तो हम पहले शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक हम आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। पहले शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उसका रेडियस भी कम है। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, उसका रेडियस भी ज्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। ठीक है, अब मैं तुम्हें रीजन बताता हूं कि पहले शेल की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा क्यों होती है, और बहुत दूर अगर शेल होता है तो उसकी वेलोसिटी कम क्यों हो जाती है, उसके पीछे रीजन है। अब वो रीजन सुनो। रीजन बताने के लिए मैं यहां पर एक एटम ये वाला बनाता हूं, ये न्यूक्लियस है, ये है पहला शेल और ये है आखिरी शेल। यहां पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस r1 है, इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस r2 है। ठीक है, शेल का रेडियस। अब तुम बताओ इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी या इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी? फर्स्ट के केस में इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r देगा।
अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम मिल रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी भी तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं या पहले शेल के अंदर होते हैं उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात है आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम क्यों होती है? क्योंकि आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस काफी दूर दूर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होगा, जिसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कम मिलेगी, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर उतने चक्कर नहीं लगा सकता जितने चक्कर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ लगा रहा है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। पता चला? अब है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मान लो हम इसको हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। ये एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर काट रहा है। तो ये n इज इक्वल टू 1 शेल है, आखिरी शेल है, लेकिन इसकी वैल्यू n की वैल्यू कितनी है? 1। पहला शेल या आखिरी शेल जो भी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटेगी, ये तो पता ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम होती है। ठीक है, अब बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में होती कितनी है? क्वेश्चन मेरा ये है कि हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूमता है तो कितनी वेलोसिटी के साथ घूमता है? ये तुम्हें याद रखना है कि लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸। लाइट की वेलोसिटी का 1/37 पार्ट अगर तुम निकाल लो, यानी इतनी को अगर 137 के साथ अगर डिवाइड कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो वेलोसिटी होगी हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी का 1/137 हिस्सा होता है। याद रख लोगे? कल हम करने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी कितनी है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। आज हमने जो सबसे पहला टॉपिक किया था वो ये किया था कि अगर ये एक हाइड्रोजन एटम है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है तो रदरफोर्ड मॉडल एटम के हिसाब से उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी थी। पहला टॉपिक तो हमारा यही था, लेकिन कल जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो ये है कि जरूरी नहीं है कि ये एक हाइड्रोजन एटम ही हो, कोई रैंडम एटम है, रैंडम, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी शेल के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, वो हम कल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा वो। ठीक है, कल ही हम करेंगे ट्रांजिशंस और परसों हम उसके ऊपर करेंगे न्यूमेरिकल्स। पता चला? तो आज इतना ही करो, कल हम आगे करेंगे। ठीक है।